हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी राजा का पावर कंट्रोल नहीं होता है। लुईस 16 जो है अपने आस पड़ोस के कंट्रीज से हेल्प मांगता है और वो सीक्रेट प्लान करता है नेशनल असेंबली को हटाने के लिए। तभी जो है जैकोबिन क्लब जो है पेरिस के लोगों को इकट्ठा करके उसके महल पर हमला कर देती है और उसको कैद कर लेती है, ठीक है। और वहाँ वो जो है फिर सितंबर 1792 में वहाँ पर नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब से खत्म, अब से फ्रांस क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो किस में चेंज हो जाता है? रिपब्लिक में चेंज हो जाता है। रिपब्लिक यानी एक ऐसा गवर्नमेंट जिसे उस देश की जनता इलेक्ट करती हो, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, उसको भी कौन इलेक्ट करे? वहाँ की जनता इलेक्ट करे। तो वैसे कंट्री को क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक कंट्री कहा जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि लुईस 16 और उसके पूरे फैमिली को जेल में डाल दिया गया था, उस पर मुकदमा चल रहा होता है। तो लुईस 16 को जो है देशद्रोह के मामले में, ठीक है, आप गौर कीजिएगा, एक राजा को देशद्रोह के मामले में सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। और नेशनल असेंबली क्या करती है कि जो इसकी फांसी है वो 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली एक एक जगह रहता है प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, ठीक है, वहां पर दी जाती है, ठीक है। एक राजा को पब्लिकली फांसी पे चढ़ाया जाता है, वो भी देशद्रोह के मुकदमे पे। और ठीक इसके कुछ महीने बाद 16 अक्टूबर 1793 को, 16 अक्टूबर 1793 को उसकी जो प्रिंसेस रहती है, जो उसकी रानी रहती है, मैरी एंटोनिएट, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह पूरी मोनार्की का जो है एंड हो जाता है और फ्रांस क्या बन जाता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। तो इसका ऐसा हेडिंग क्यों है वो हम लोग जानेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जैकोबिन क्लब जो कि इस रिवॉल्यूशन, सेकेंड रिवॉल्यूशन को लीड करती है, जो कि राजा को कैद करके वहाँ की मोनार्की को कम्प्लीटली ख़त्म करने वाला काम रहता है, वो कौन करता है? जैकोबिन क्लब करता है। और जैकोबिन क्लब के का जब रूल आता है तो उसका जो लीडर रहता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है जैसे सत्ता में आता है वो कुछ कुछ बहुत ही चेंज करता है वहाँ के रूल रेगुलेशन में। तो क्या क्या चेंज करता है? रॉबेस्पियर का जो पहला चेंज रहता है, जो पहला वो रूल लाता है, वो ये लाता है कि वो फिक्स्ड कर देता है मैक्सिमम वेजेस एंड प्राइस। मतलब वो प्राइस और मजदूरी को जो है कितना अधिकतम सीमा हो सकता है उसको फिक्स कर देता है, ठीक है। दूसरा चेंज वो क्या लाता है कि वो मीट और ब्रेड का राशनिंग कर देता है। मतलब क्या हुआ है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अब मीट और ब्रेड जो है उसके ऊपर स्टेट, जैसे हम लोगों का भी राशन का दुकान चलता है, जो कहीं कहीं पे बीपीएल एपीएल का जो उसका कार्ड धारक होते हैं उनको कुछ फिक्स अमाउंट का गेहूं चावल मिलता है। तो उसी तरह मीट और ब्रेड का राशनिंग कर दिया, यानी कि अब उसको कंट्रोल्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो ये क्या करता है कि चूंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो इकोनॉमिक डिक्लाइन के कारण आया था, तो वो इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो पहला तो वो फिक्स प्राइस कर दिया और वेजेस को भी फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम कितना वेज हो सकता है और प्राइस क्या हो सकता है। मीट ब्रेड का राशनिंग कर दिया। फिर तीसरा वो क्या क्या काम करता है कि जितने भी पीजेंट होते हैं उनके लिए वो ये रूल बना देता है कि वो एक फिक्स प्राइस पे अपने जितने भी उनके पास ग्रेन्स हैं, जो उनका फसल है उनके पास जो भी, उसको एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचेंगे वो, ठीक है। वो स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं कि प्राइस जब हाई होगा तब वो बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मजदूरी भी फिक्स कर दी गई है। जो
प्राइस है किसी भी सामान का खरीदने का वो भी फिक्स कर दिया गया, मैक्सिमम कितना होगा। किसान किस दाम पर अनाज बेचेगा वो भी फिक्स है, और मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई। फिर वो एक क्या काम करता है कि जो यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर रहता है, जो महंगे आटे का यूज़ होता है, उसको वो बंद करवा देता है, और इसके जगह वो एक नया चीज़ चलवाता है जिसको वो कहता है इक्वालिटी ब्रेड। ठीक है, एक समता रोटी, एक इक्वालिटी ब्रेड वो चलवाता है, जो कि एक फिक्स टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ रहता है, और जितने भी फ्रांस के लोग रहते हैं अब उनको इसी इक्वालिटी ब्रेड को यूज़ करना था, इसे ही कंज्यूम करना था। यहाँ पे भी वो नहीं रुकता है, वो आगे भी क्या करता है कि वहाँ के लोग, जैसे हम लोग सर मैडम कहते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ के भी लोग जो हैं पहले पुराने जो मोनार्की थी उस वक्त मॉन्स्योर और मैडम करके वो लोग वर्ड यूज़ करते थे किसी को भी संबोधित करने के लिए, किसी को भी बोलने के लिए। तो वो इसको भी बैंड कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया कि अब जो है आप सिटोयन का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस कदर तक वो आ जाता है कि जितना जो फूड ग्रेन्स प्राइस इन सब चीज़ को फिक्स करने के बाद, राशनिंग करने के बाद, एक इक्वालिटी ब्रेड चलाने के बाद, अब लोग क्या बोलेंगे इस पर भी उसका अंकुश आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या करता है कि जो चर्च जितने रहते हैं, चर्च का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि चर्च में भी क्लर्जी क्लास का जो भी प्रभुत्व था वो किसके कारण था, चर्च के कारण था। तो वो जो बहुत सारे चर्च को बंद कर देता है और उसको ऑफिशियल बिल्डिंग में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि इतना चीज़ कर रहा है वो, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं गरीब जनता की भलाई के लिए है कि अगर वेजेस फिक्स होंगे तो उनको अपना सैलरी पता होगा, मीट ब्रेड की राशनिंग होगी, और जो पीजेंट सही फिक्स दाम पे बेचेंगे, स्टॉक नहीं करेंगे, तो जो प्राइस है वो भी हाई नहीं होगा। उसके बाद जो महंगा आटा था उसका यूज़ बंद कर दिया, इक्वालिटी ब्रेड चलाया कि सब कोई समान रूप से है। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, ये सब बहुत ही वेलफेयर वाला काम है, लेकिन वो इतने पे ही नहीं रुकता है। अब इसके बाद वो क्या करता है कि उसके नज़र में रिपब्लिक के जितने भी दुश्मन होते हैं, जैसे कि एक्स नोबेल्स हो गए, ठीक है, क्लर्जी क्लास हो गया, क्लर्जी क्लास हो गया, जो मेंबर हैं अपोजिट पार्टी के वो लोग हो गए, जो उनके उसके ही पार्टी के हैं लेकिन उसके सोच के साथ एग्री नहीं करते हैं। इन सभी को वो क्या मानता था कि वो सभी जो हैं रिपब्लिक की इनिमी हैं। ठीक है, और इसके लिए वो बहुत ही हार्ड रूल अपनाता था, बहुत ही कड़ा रूल अपनाता था। वो किसी बहाने इन सभी को अरेस्ट करवाता था, ठीक है, फिर उनको जेल करवाता था, उन पे मुकदमा करवाता था, ठीक है, ट्रायल करवाता था उनके ऊपर, और फिर अगर वो दोषी पाए जाते थे तो उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, गिलोटिन जो है एक तरह का डिवाइस कहता था, जो कि कुछ 2 पिलर का रहता और उसके बीच में ब्लेड लगा हुआ रहता था, वो सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसका नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा था कि एक जो इसको बनाया था उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार था रॉबेस्पियर का। जो भी उसके खिलाफ जाता था और उसको वो कहता था कि ये रिपब्लिक विचारधारा, रिपब्लिक फिलॉसफी के खिलाफ है, और उसको अरेस्ट करवा कर, ठीक है, उसके ऊपर कोर्ट का ट्रायल लगाकर अगर वो दोषी पाया गया तो उसको क्या करता था, गिलोटिन पे चढ़ा देता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो वेलफेयर करते करते वो इस कदर आगे चला गया कि उसको ये लगने लगा कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, और इस कारण क्या आया कि पूरे फ्रांस में एक रीजन ऑफ टेरर आ गया, आतंक का शासन आ गया। अंत में क्या होता है कि जब उसके खुद के पार्टी के लोग को भी वो निशाना बनाने लगता है, तो उसके खुद की पार्टी में जो है आंतरिक
यूनिटी जो रहती है, जो अंदर की यूनिटी रहती है, वो ख़त्म हो जाती है और उसके पार्टी के लोग ही जो है उसके खिलाफ चल जाते हैं पूर्ण रूप से। और फाइनली जो है जुलाई 1794 में उसको जो है एक कोर्ट में गिल्टी पाया जाता है और फिर उसके अगले ही दिन उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है, जिसका यूज़ वो सबको मारने के लिए कर रहा था। उसको भी उसी चीज़ की सज़ा मिलती है और 28 जुलाई 1794 को उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है और इस तरह फ्रांस में रीजन ऑफ टेरर ख़त्म होता है। अब होता क्या है कि फ्रांस की जनता ये समझ जाती है कि ऐसा इसलिए होगा कि 1789 से 1794 तक में क्या क्या हुआ रहता है। 1794 तक में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर रिपब्लिक, और फिर रिपब्लिक भी सही नहीं रहा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि अगर एक आदमी को सारा पावर दे दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव करने लगता है। तो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, ये जैकोबिन क्लब का शासन करता है और ये ख़त्म होने के साथ क्या होता है कि जो वहाँ के मिडिल क्लास के जो वेल्थियर लोग रहते हैं, जो धनी लोग रहते हैं, उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वो उसको काबिज कर लेते हैं और वो लोग नया रूल बनाते हैं कि अब से एक 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी रहेगी, वो रूल करेगी, ना कि कोई एक आदमी हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि इसके बाद क्या क्या होता है। वहाँ की महिलाओं की अभी तक बात नहीं हुई है, वहाँ की महिलाएं अपने अधिकार के लिए कब तक लड़ती है और फिर क्या रिवॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर हेल्प कर रहे थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।